नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और इन सब के बीच मैं कई दिनों से आप लोगों से मुखातिब नहीं हो पा रहा था और सोचा कि कई दिनों के बाद लगभग 2 महीने मुझे हो चुके थे और आप लोगों से एक संवाद स्थापित करने में अक्षम महसूस कर रहा था अपने आप को। जो लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं मुझसे, वो ये देख रहे होंगे कि मैं लगातार लिख रहा था, अपने विचारों को लिख करके प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा था। परंतु पिछले कुछ समय से फिर से मेरे सामने एक समस्या आन पड़ी कि आप कुछ कह नहीं रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, आप अपने वक्तव्यों से चीजों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने वक्तव्यों को फिर से रखना होगा और आना होगा। कई ऐसे मुद्दे होते हैं, कई ऐसे विषय होते हैं जिन पर हर बार मैं सोचता हूं कि मुझे अपनी राय रखने की जरूरत नहीं। कोरोना भी एक ऐसा विषय था, एक ऐसी आपदा थी, एक वैश्विक महामारी थी जिस पर मुझे लगा कि सरकार इस पर जो भी निर्णय लेगी या जो भी चीजें करेगी वो बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करेगी और भागीरथी प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं और इस बात को हमारी जनता भी बाखूबी समझेगी। और इसलिए मैं काफी समय तक इस कोरोना के घटना चक्र को मैं सिर्फ देखता रहा और मुझे लगा कि मुझे इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता डायरेक्टली महसूस नहीं हो रही थी कि मैं डायरेक्टली आप सबके सामने आऊं और इस आपदा के बारे में बोलूं या कोई एक जानकारी आपके आगे रखूं। परंतु 12 मई को जब हमारे प्रधानमंत्री जी अपना भाषण देते हैं, जनता के नाम अपना संबोधन एज यूजुअल रात को 8 बजे की तरह करते हैं, तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे आना चाहिए और आप लोगों के समकक्ष अपनी बातों को कुछ रखना चाहिए। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में मैं टिप्पणी करूं, उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं। हम कोरोना का जो एनालिसिस आज करने जा रहे हैं या आज समझने जा रहे हैं, उसमें एक मूल चीज का ध्यान हमें रखना होगा कि इंडिया की पोजीशन और इंडिया के सर्कमस्टांसेस प्री कोरोना फेज में कैसे थे, ड्यूरिंग कोरोना फेज में कैसे हैं और आफ्टर कोरोना फेज भारत के लिए क्या चांसेस हो सकते हैं, भारत को क्या उपलब्धि मिल सकती है और भारत कैसा कीर्तिमान स्थापित कर सकता है, भारत क्या एक विश्व गुरु बन सकता है, जो मोदी जी का सपना भी है। मोदी जी के कुछ सपने पूरे होते हुए तो मुझे इस महामारी के दौर में नजर आए। जी हाँ, उसमें से एक सपना उनका जो महत्वाकांक्षी सपना था, स्वच्छ भारत का सपना, वो पूरा होता हुआ मुझे नजर आता है और बाखूबी नजर आता है। स्वच्छ भारत के बारे में अगर आप बात करें, उन्होंने भागीरथी प्रयास किए होंगे, अथक प्रयास किए होंगे, नोटों पर भी जो है गांधी जी का चश्मा लगा करके कोशिश की होगी कि इसको सुलझाया जाए, भारत को स्वच्छ छवि के रूप में प्रस्तुत किया जाए। परंतु जिस तरीके का ये लॉकडाउन की स्थिति क्रिएट की मोदी जी ने, उनके लॉकडाउन करने की वजह से जरूर जो है क्या कहते हैं, भारत स्वच्छता की तरफ तो बढ़ गया है, इस पर मेरा अटूट विश्वास है। मगर क्या कोरोना पर हमने फतेह पा ली है, इस पर सवाल अभी बाकी है दोस्तों। तो कोरोना की फतेह, लॉकडाउन हो गया है, पिछले 50 दिनों से आप लोग लॉकडाउन में हैं, 15 मई का आज का दिन है और पिछले 50 दिनों के घटना चक्र को अगर समझें तो कोरोना के पेशेंट्स के केसेस लगातार बढ़ते ही जा रहे थे, वो कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये बात जरूर है कि ओवरऑल 4% का जो रेशियो जिसके जिक्र मीडिया करता रहता है लगातार, कि उस तरीके का ही केवल 4% ही जो है इन्फेक्शन का जो रेट है वो है 4%, केवल 4% की तादाद से वो बढ़ रहा है लगातार। कुछ हॉटस्पॉट जोन्स भी हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, इंदौर है, भोपाल है, न्यू दिल्ली है। तो इन सभी जगहों पर कोरोना का एक कोरोना बम के रूप में फटता रहा। धारावी मुंबई में एक बड़ी समस्या सामने आई कि किस तरीके से ये चीज, एक प्रकरण इसका जो है कोरोना का फैल रहा है और उसको रोकने में हम कहीं ना कहीं अक्षम नजर आ रहे थे। इन सभी के बीच हमें जिन बातों को समझना होगा कि हम कितना तैयार थे इस वैश्विक महामारी से, इसको समझने के लिए हमको 2 चीजें दिमाग में रखनी होंगी। पहली चीज कि हम कोरोना से एक जंग लड़ने के लिए तैयार थे और दूसरी चीज
कि हमको एक और जंग लड़नी थी, वो थी इकोनॉमिकल फ्रंट पर। एक और जंग थी जो हमें लड़नी थी इकोनॉमिकल क्राइसिस पर। तो क्या हम इन दोनों जंगों के लिए तैयार थे? शुरुआती भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी जी जान है तो जहान है पर स्थित थे, फिर जान भी और जहान भी, फिर जन से जग तक, और फिर उसके बाद वो आ जाते हैं आत्मनिर्भरता पर कि अब आप आत्मनिर्भर हो जाइए और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। केसेस बढ़ते जा रहे थे मगर चीजों को खोलने का एक प्रेशर बनता जा रहा था। जब केसेस 500 थे तब आपने ट्रेनें बंद कर रखी थी, और जब केसेस 50,000 के पार थे तब आप ट्रेनें चला चुके थे, क्योंकि प्रेशर ही ऐसा था। मजदूरों की समस्याओं पर भी अगर आप बात करें, मजदूरों का जिस तरीके से पलायन होना शुरू हुआ, माइग्रेंट लेबर्स की जो प्रॉब्लम्स थी उस पर अगर रियलिटी में फोकस डाला जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि पिछले 70 सालों में अभी भी क्या हम गरीबी मिटाने में कामयाब हुए हैं? तो नहीं। और इसके लिए पिछले 6 सालों में भी क्या प्रयास हुए हैं, इन पर भी सवाल खड़े करने होंगे। परंतु आज मैं जिस स्टोरी को सबसे पहले आपके दिमाग में लेकर के आना चाहता हूं, ये सारे प्रकरण तो आप टीवी पर देख रहे हैं, वो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, और ये आर्टिकल है worldhealth.com का। मैं यहां पर आपको इसकी इमेज भी डाल दूंगा, आप देख सकते हैं worldhealth.com। जी हाँ, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का ही एक एडिशन है, और इन्होंने एक कवर स्टोरी चलाई, और ये कवर स्टोरी आज की नहीं है, ये कवर स्टोरी 2017 की है, बहुत पहले की। द सॉरी स्टेट ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया, द सॉरी स्टेट ऑफ मेडिकल रिसर्च इन इंडिया। इसमें आईसीएमआर के बारे में इन्होंने पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी दी है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसमें 800 साइंटिस्ट पेरोल पर काम करते हैं। 32 इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया इनकी फंक्शनरी मोड में है। 1558.9 करोड़ रुपए इनके ऊपर 2015 से 2017 में खर्च किए गए हैं सरकार के द्वारा। इन्होंने 720 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं इन 2 सालों में, 12 पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया है, और केवल एक गारंट हुआ, यानी केवल एक पेटेंट ही पाने में कामयाबी मिली थी 2017 तक। इसी में स्टेट किया गया, इसी आर्टिकल में बताया गया, द आईसीएमआर कुड नॉट इवन लिस्ट वन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट्स 100 ऑफ रिसर्च पेपर्स। इनकी जितनी भी रिसर्च थी वो एक भी क्लिनिकल ट्रायल में या प्रैक्टिकली अगर देखें तो कामयाब नहीं थी। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री आप सबके सामने आते हैं और कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी अपनाइए। कुछ लोग उनके ऊपर आडंबर और आरोप भी लगाना शुरू कर दिया लोगों ने कि वो 2 लाख का चश्मा पहनते हैं, विदेशी गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, और मैं एक इमेज यहां पर डालूंगा, उससे आप बेहतर समझ पाएंगे कि किस तरीके का आरोप लोग उन पर लगा रहे हैं। उन सभी आरोपों में मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री पद की अपनी एक गरिमा। मैं सवाल खड़े कर रहा हूं आईसीएमआर, क्या हम कितना विश्वसनीय विश्वास रख सकते हैं आईसीएमआर के ऊपर कि इस महामारी के दौर में क्या हम आईसीएमआर से उम्मीद लगा सकते हैं, क्या वो कोई वैक्सीन कोरोना के लिए लेकर के आएगा? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है इन आंकड़ों के हिसाब से, जिसमें पिछले 2 से 3 सालों में उसका केवल एक पेटेंट पास होता है और एक भी प्रैक्टिकल रिसर्च उनकी सर्टिफाइड नहीं होती है। तो उनसे इस महामारी के दौर में उनसे कोई उम्मीद रखना महज एक मिरेकल के बराबर है। सिर्फ कल्पना करते रहिए कि कुछ अच्छा होगा, होगा कि नहीं होगा, इस पर एक चर्चा का विषय फिर से खड़ा हो जाता है। बात मैंने पिछले कुछ दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा था, द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन मेडिकल सिस्टम एंड द मेडिकल सिस्टम ऑफ चाइना। उसमें भी मैंने कुछ आर्टिकल्स दिए थे, वो WHO के आर्टिकल्स थे, और WHO के आर्टिकल्स थे 2005 के, 2003 के, 2007 के, जिनमें WHO ये बताता है कि डिफरेंस क्या है इंडियन मेडिकल सिस्टम का और चाइनीज मेडिकल सिस्टम का। चाइनीज मेडिकल सिस्टम जहां पर पूर्ण रूप से अगर आप कहें तो वो पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट है, बट इंडिया में
हमारे पास प्राइवेट सेक्टर भी है, और प्राइवेट सेक्टर्स की क्षमताओं का अनुमान लगा पाना, उसका एक गेस लगा पाना, वो बहुत ही ज्यादा एग्जैक्टनेस के साथ नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर क्या ताकत है और वो किस तरीके की रिसर्च को अंजाम दे सकता है प्राइवेटली अपने हिसाब से, उसके बारे में क्वेश्चन खड़ा कर पाना ये कहीं ना कहीं गलत रहता है हर बार की तरह। और यही चीज उसमें मुख्यतः बताई गई, क्योंकि इंडियन सिस्टम जो है मेडिकल का, वो प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट था। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा था कि कितने कोरोना का इलाज करने के लिए हम 90% से ज्यादा गवर्नमेंट बॉडीज पर डिपेंडेंट हैं, जबकि अगर हमें हार्ट की सर्जरी करानी होती है तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, हमें कोई और ट्रीटमेंट कराना होता है तो हम पहले प्राइवेट क्लिनिक की तरफ भागते हैं, हम बजाय सरकारी अस्पतालों की तरफ भागे। ये एक नॉर्मल माइंडसेट था मिडिल क्लास का भी, लोअर मिडिल क्लास का भी, इवन गरीब आदमी का भी। अगर हम कहें कि सरकारी व्यवस्था की तरफ कौन लोग भाग रहे थे, तो सरकारी व्यवस्था की तरफ मेडिकल के टर्म्स में वही लोग भागते थे, वही लोग पहुंचते थे जो लोग रियलिटी में परेशान होते थे इकोनॉमिकली, वही लोग उस सिस्टम को जाकर के सामने से फेस करना चाह रहे थे। तो मेडिकल हेल्थ सिस्टम भी जो पब्लिक सिस्टम है भारत का, जो गवर्नमेंट प्रदान करती है, उसमें भी बहुत ज्यादा लोग जाना नहीं चाह रहे थे। until and unless you talk about the expertise like PGIs की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकल हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे कुछ दिन पहले इसी कोरोना काल में मेरे कान पर एक छोटा सा पिंपल सा आ जाता है, और उस पिंपल को दिखाने के लिए मैं प्राइवेट क्लिनिक पर जाता हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ अपने आप को कि मैं जो है सरकारी अस्पताल में जाऊं। तो ये एक माइंडसेट है, एक विचारधारा है कि हम प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ भागते हैं। सर्वप्रथम हम किसी प्राइवेट डॉक्टर की तरफ जाकर के एक कंसल्टेशन लेना चाहते हैं। और इस कोरोना से लड़ने की जो पूरी प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से सरकारी प्रक्रिया है। तो क्या प्राइवेट सेक्टर जो इस मेडिकल सिस्टम की वजह से बहुत फलता फूलता रहा, बहुत पैसे कमाता रहा, क्या वो कोरोना से बच रहा है? क्या वो कोरोना की इस घड़ी में सामने आने से कतरा रहा है और वो ये नहीं कह रहा है कि यस वी आर रेडी टू अकोमोडेट इट? इसके ऊपर भी सवाल खड़े होने चाहिए और इसको भी देखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं छोटी सी बात का एक विषय रख रहा हूं। अगर आपको कोई डेंटल प्रॉब्लम हो आज की डेट में और आप अपना दांत दिखाना चाह रहे हो और आप ये चाह रहे हो कि आप दांत दिखाने के लिए इस कोरोना घड़ी में आप दांत के डॉक्टर्स के पास चले जाएं। मैं अपने शहर सुल्तानपुर की बात करता हूं, मैं आपके शहर की भी बात करता हूं। किसी भी शहर में आप जाएंगे दांत के डॉक्टरों की क्लिनिक अमूमन बहुत ज्यादा है और दांत के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मगर इस कोरोना काल में आप कंपैरेटिवली देख लीजिए, एक रिसर्च कर लीजिए कंपैरेटिवली रूप में कि कितने दांत के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी आपकी सोसाइटी में है या आपके रीजन में है, इससे ही आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। बाकी रही बात क्या हो रहा है सोसाइटी में, सरकार कैसे भागीरथी प्रयास कर रही है, उन पर मैं अपनी वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, रेगुलरली अब से लेकर के आता रहूंगा। और आप जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, आपके अपने जयंत द्विवेदी के साथ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जयंत द्विवेदी, खुदा हाफिज।